आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आस्था, परंपरा, संस्कार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कुछ भी जायज ठहराया जा सकता है। विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, उसके बाद मांगों को रखने के लिए, मांगों को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी संख्या में जमा हुआ जा सकता है और ऐसे में सरकारें झुक जाती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जलीकट्टू के बैन पर किस तरह से अब लगातार खिलाफत में आवाज बुलंद हो रही है। ये 5 तस्वीरें अभी आपके सामने हैं। ये 5 तस्वीरें प्रदर्शित करती हैं कि कैसे पूरा का पूरा तमिलनाडु आजकल एक ऐसे माहौल में जी रहा है जिसे आप अस्वस्थ कह सकते हैं। हर तरफ आप देखिए जलीकट्टू को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि पोंगल के मौके पर लोग जलीकट्टू के तथाकथित तौर पर परंपरा को बनाना चाहते हैं, जिस पर तमिलनाडु की हाईकोर्ट यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा रखा है और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है। लेकिन अध्यादेश के जरिए सरकार इसे अब उल्टा करना चाहती है और केंद्र सरकार भी इस दबाव में झुक रही है। राज्य सरकार ने इस आग में घी डालने का काम किया है और ये एक ऐसी परिपाटी शुरू हो रही है जो देश के लिए बहुत हानिकारक होने जा रही है। परंपरा के नाम पर एक ऐसा खेल जो बेहद खतरनाक है। जीत हार का ऐसा जुनून जिसमें बैलों को भीड़ में दौड़ाया जाता है। खेल के नाम पर वो अंधविश्वास जिसमें लोगों का घायल होना तय माना जाता है। परंपरा के नाम पर ऐसा विश्वास जिसमें न तो जानवर की चिंता की जाती है और न ही वहां मौजूद लोगों की। लोगों पर आस्था इतनी भारी होती है कि उन्हें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। जलीकट्टू तमिलनाडु का वो खेल जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है, बावजूद इसके लोग आस्था के नाम पर अड़े हुए हैं। जलीकट्टू में जानवरों के साथ इंसानों के दौड़ने को एक बड़ा तबका बर्बर और क्रूरता का हिस्सा मानता है, लेकिन शायद दक्षिण भारत के लोगों को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। तभी तो तमिलनाडु में जलीकट्टू के नाम पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तर्क और दलीलों का दौर जारी है। हर कोई ये बताने में जुटा है कि परंपरा के नाम पर कुछ गलत नहीं हो रहा। Government should keep an eye on PETA because unnecessarily they are interfering our traditional things. It is not good for our country. They are bringing, it will come to the center. I hope the center will clear it. Then it will go to the president. So definitely we have hope on that. पिछले कुछ दिनों में तमिलनाडु समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जलीकट्टू को लेकर इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। खास बात यह है कि जलीकट्टू के समर्थन में राज्य सरकार भी खुलकर सामने आ गई है। दिल्ली में राज्य के सीएम ने डेरा डाला हुआ है। राष्ट्रपति तक बात पहुंच रही है। सवाल आस्था से जुड़ा हुआ है, सवाल परंपरा से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहस इसी बात पर छिड़ी है कि क्या परंपरा के नाम पर खोखली दलीलें देकर इसे जायज ठहराया जा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जो तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे वो प्रदर्शित करने के लिए काफी है कि परंपरा और परिपाटी के नाम पर कैसे न सिर्फ लोग अपनी जिंदगियों के साथ खेलते हैं, बल्कि जानवरों के साथ भी क्या बदसलूकी की जाती है। इस आस्था के नाम पर, इस परंपरा के नाम पर आज तमिलनाडु में जो हो रहा है वो किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर ये जायज है तो फिर जाटों का प्रदर्शन जो हरियाणा में हुआ था वो भी जायज है। अगर ये जायज है तो बाल विवाह का विरोध करने वाले तमाम लोग नाजायज हैं। ऐसा लगता है जैसे कि परंपरा के नाम पर हमारे देश में एक ऐसी आग लगाई जा रही है जो पूरे देश को न सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगी, बल्कि अलग अलग राज्यों को परंपरा के नाम पर गलत से गलत बात को सही ठहराने का मौका देगी। तमिलनाडु में जलीकट्टू पर जंग जारी है। पारंपरिक खेल पर बैन अब यहां एक मुद्दे की शक्ल अख्तियार कर चुका है। मरीना बीच पर लाखों लोगों की भीड़ है। ट्रेन के आगे हाथों में झंडा लिए खड़ा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह जन सैलाब किसी चुनावी रैली का नहीं, बल्कि एक ऐसे खेल को बचाने के लिए जुटा है जो पशु क्रूरता को लेकर विवादों में रहा है। इस खेल को तमिलनाडु का एक बड़ा तबका परंपरा से जोड़कर इसके अस्तित्व को बचाने की आखिरी कोशिश में जुटा है। जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ लोगों के भारी विरोध को देखते हुए तमिलनाडु की सरकार से लेकर
फिल्म की बड़ी बड़ी हस्तियां भी उठ खड़ी हुई। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के समर्थन में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया कि इस बारे में 1-2 दिन में अध्यादेश लाया जाएगा। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर कम से कम 1 हफ्ते तक फैसला नहीं देने का अनुरोध किया है। बुल फाइट के खेल जल्लीकट्टू से प्रतिबंध हटाने की मांग पूरे तमिलनाडु में फैल गई है। चेन्नई के मरीना बीच पर लाखों लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के भी कई नाम इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ चुके हैं, जिसमें AR रहमान का नाम भी जुड़ा है। साथ ही कई ट्रेड यूनियन, टैक्सी और ऑटो रिक्शा यूनियन ने भी जल्लीकट्टू के समर्थन में हड़ताल की है। मरीना बीच पर बुल फाइट के इस खेल के लिए लोगों के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। मरीना बीच पर लोगों का प्रदर्शन बीते मंगलवार रात से शुरू हुआ था। मरीना बीच पर 50,000 से 1 लाख के बीच प्रदर्शनकारी जमा हैं। इनमें स्टूडेंट्स, वकील, एक्टर्स, आर्टिस्ट और IT प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। DMK कार्यकर्ताओं ने तो इस मुद्दे पर रेल रोको प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट MK स्टालिन और कनिमोझी भी मौजूद थी। लेकिन बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने स्टालिन को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में स्टालिन को छोड़ दिया गया। चेन्नई में 22 जनवरी तक 31 कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं। मरीना बीच पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने CM पन्नीर सेल्वम की अपील मानने से भी इनकार कर दिया। दरअसल जल्लीकट्टू में पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल पर बैन किया है, लेकिन खेल को जारी रखने और इसके प्रदर्शन पर रोक हटाने के लिए पूरा तमिलनाडु इसके समर्थन में सड़क पर उतर आया है। चेन्नई से शिव प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। इसे क्या दीवानापन कहेंगे? हमारे संविधान में यह विदित है कि परंपराओं के नाम पर गलत परिपाठी को हमें हर कीमत पर रोकना चाहिए। आर्टिकल 42 यही कहता है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल मनोरंजन के नाम पर, परंपरा के नाम पर अब जानवरों के साथ कैसी क्रूरता की जाती है। बैलों को मनोरंजन के नाम पर नशे की हालत में दौड़ाया जाता है। उन पर तरह तरह की क्रूरता की जाती है। उन्हें नशीला पदार्थ खिलाया जाता है, यहां तक कि उनके प्राइवेट पार्ट्स में नमक और उसके साथ साथ मिर्च भर दिया जाता है। आप सोचिए बैल क्या करते होंगे उस वक्त। गुस्सा आता है बैलों को और इसलिए वो दौड़ते हैं इस तरीके से। उन्हें और तेज गुस्सा दिलाने के लिए उन्हें तरह तरह के उनके इंजेक्शंस दिए जाते हैं। आप जरा सोचिए, जख्मी हालत में ये बैल भागते हैं न सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें इस खेल में मजा आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि अपनी जान बचाना चाहते हैं। और ये है हमारे लिए खेल का मतलब। आप सोचिए कितनी गलीज तरीके से ये तमाम बातें की जाती हैं। जानवरों पर जो अत्याचार होता है वो कितना गलत है, लेकिन इसके बारे में आज कोई आवाज नहीं उठ रही है। दुहाई परंपरा की जा रही है। और जब परंपरा की बात आती है तो ऐसे में हमारे देश में सियासत करने में सियासतदान पीछे नहीं रहते। अब हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा नाम जो कि हर विवाद में अपना ही एक नया एंगल ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर जल्लीकट्टू जैसी परंपरा पर रोक नहीं लगाई जा सकती तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी बातें कैसे हो सकती हैं? ये तो हमारे देश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई यहां अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए जान देने को तैयार है। आस्था और परंपरा के नाम पर चेन्नई समेत देश के कई हिस्सों में लोग बर्बरता को जायज ठहराने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। हर किसी की अपनी दलील, हर किसी का अपना तर्क। जल्लीकट्टू पर बैन के खिलाफ जारी संग्राम के बीच सियासतदान भी अपनी चाल चल रहे हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी जल्लीकट्टू के बहाने सियासी पासा फेंकते हुए जल्लीकट्टू को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़ दिया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, जल्लीकट्टू पर हो रहे प्रदर्शन हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए सबक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस देश पर थोपा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक संस्कृति नहीं है, हम सभी त्योहारों को मनाते हैं। ओवैसी की सियासी चाल ने बवाल खड़ा कर दिया। बीजेपी ने ओवैसी के बयान को आड़े हाथों लेते हुए पूरी सियासत पर सवाल खड़े किए। असदुद्दीन ओवैसी को कॉमन सिविल कोड थोपने का खतरा दिखता है। उनको मानना चाहिए कि हर चीज को सांप्रदायिक चश्मे से न देखें। अगर नजर में सांप्रदायिकता हो तो फिर नजारा भी सब सांप्रदायिक ही उनको दिखता है। इसी वजह से इस तरह का बयान वो दे रहे हैं।
जलीकट्टू के मामले को दूसरा रंग देने की कोशिशें हो रही है। वहीं तमिलनाडु के सीएम जलीकट्टू पर जारी घमासान के बीच पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से पीएम ने दखल से इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर रास्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। Chief Minister met the Prime Minister yesterday. We know that there is a lot of unrest which is going on in Tamil Nadu. The central government is conscious of that position, and the central government and the state government are talking to each other, and they are mulling over several options. जलीकट्टू पर पूरे तमिलनाडु में हो रहे उग्र प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार इस मामले पर ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। सीएम पनीरसेल्वम ने अपील की है कि प्रदर्शनकारी अपना आपा न खोए। टीम न्यूज़ नेशन। रवाइए जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और मजे की बात तो ये है कि इस लिस्ट में उन तमाम जगहों के लिए भी उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं जहां से कांग्रेस का जीता हुआ उम्मीदवार पहले से है। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठजोड़ खटाई में पड़ सकती है? सूत्रों की माने तो कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। कुछ कांग्रेस का अड़ियल रवैया था जिस बारे में कहीं ना कहीं रुकी वार्ता। हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशों का पालन करते हुए 191 प्रत्याशियों की सूची हमने जारी की है। गठबंधन के लिए कोई अभी किसी भी तरह का कोई अवरोध तो नहीं आया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं। कांग्रेस को उम्मीद है, लेकिन अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी अपनी पर अड़ी है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एसपी के अघोषित अलायंस का गणित गड़बड़ाता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो अखिलेश की पहली लिस्ट कांग्रेस के लिए झटका है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में एसपी ने कांग्रेस को गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर गच्चा दिया है। एसपी ने नोएडा, दादरी और जेवर में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन कांग्रेस यहां से कम 1 सीट पाने की उम्मीद कर रही थी। मथुरा से प्रदीप माथुर और शामली से पंकज मलिक कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन एसपी ने यहां भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। जाहिर है गठबंधन के गणित में सब कुछ मीठा मीठा नहीं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं और अखिलेश उसे 80 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं। मैं अभी तक जो है मुझे कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि गठबंधन है या गठबंधन टूटा है या गठबंधन चल रहा है। हम लोग चाहते थे कांग्रेस को 54 सीट दे देंगे और 20-25 सीट इधर उधर करके डायलॉग से कांग्रेस को हम लोग एडजस्टमेंट करा देंगे। अभी तो कांग्रेस का पास से कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं आया। वैसे पेच तो सोनिया और राहुल के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी की सीटों पर भी कम नहीं। सूत्रों की माने तो रायबरेली और अमेठी जिले की 12 में से 9 सीटें कांग्रेस अपने लिए चाहती है, लेकिन इन सीटों पर फिलहाल एसपी के विधायक हैं। एसपी अमेठी सीट अपने मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए चाहती है, बदले में गौरीगंज की सीट छोड़ने को तैयार है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अदला बदली में कांग्रेस रायबरेली, बछरावा, तिलोई, हरचंदपुर और ऊंचाहार सीट मांग रही है। तो सरेनी पर भी कांग्रेस की दावेदारी बताई जा रही है, लेकिन एसपी सरेनी और ऊंचाहार सीट छोड़ना नहीं चाहती। वेस्टर्न यूपी और खीरी की 25 सीटों पर भी पेच बताया जा रहा है। इन सीटों पर या तो एसपी के विधायक हैं या फिर वो दूसरे नंबर पर रही है। जाहिर है सीटों का गुणागणित उलझा हुआ है और गठबंधन का ख्याल फिलहाल जहन से बाहर नहीं निकल पा रहा। कांग्रेस पथोपेश में है, लेकिन मथुरा से अपना उम्मीदवार उतारकर अखिलेश ने साफ संदेश दे दिया है। प्रदीप माथुर न सिर्फ मथुरा से कांग्रेस के विधायक हैं, बल्कि सदन में कांग्रेस के नेता भी हैं। और अगर इस सीट को भी अखिलेश छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आगे कहना ही क्या। लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। आरक्षण पर विवाद कोई नई बात नहीं है। बिहार चुनाव से पहले भी ऐसे ही विवाद की बात सामने आई थी और अब जब 5 राज्यों के चुनाव हैं तो ये विवाद अब चरम पर जाता दिख रहा है। आरक्षण तभी तक जब तक समाज में असमानता। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने यह बात कही, जिसके बाद आरक्षण का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। मनमोहन वैद्य ने पूरे मामले पर सफाई दी। आइए आपको दिखाते हैं दोनों बयान और साथ साथ ये भी बताते हैं कि कैसे इस बयान पर अब विपक्ष जबरदस्त तरीके से राजनीति कर रहा है। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने कहा है कि किसी भी राष्ट्र में हमेशा के लिए ऐसा आरक्षण का प्रावधान रहना ये अच्छा नहीं है। जल्द से जल्द इसकी आवश्यकता निरस्त होकर सबको समान अवसर देने का स्थान
समय आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। और इसलिए वो आरक्षण की सिवा है, बाकी अन्य आरक्षण के बदले में सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण है, अपने समाज के एक वर्ग को सदियों तक हमने सुविधा, सम्मान, शिक्षा से वंचित रखा है, इसलिए वह समाज पिछड़ा है। उसको साथ लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है, और जब तक समाज में ऐसा भेदभाव का व्यवहार रहेगा तब तक आरक्षण आवश्यक है, ऐसा मैंने कहा है। दूसरा प्रश्न था कि माइनॉरिटीज को धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के बारे में था। उसके बारे में कहा कि इसको ऐसा ऐतिहासिक बैकग्राउंड नहीं है और इससे अलगाववाद बढ़ेगा, इसलिए आरक्षण देने के बदले वो समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनमोहन वैद्य ने अपनी बातों को स्पष्ट करने का 2 मौका निकाला, लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं। जाहिर सी बात है, चुनाव सर पर हैं और आरक्षण पर दिए गए हर बोल का एक अलग ही मतलब होता है। सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि विशेष चुनौती है, वो आज भी मौजूद है। गैर बराबरी को खत्म कर दिया, आरक्षण उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी मानसिकता के चलते ही इस तरह के बयान समय समय पर देते रहते हैं। ये है गुरु गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, उनका लिखा हुआ किताब है आरएसएस के और बीजेपी के गुरु हैं। इसी किताब में लिखा हुआ है कि पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। देखा आपने कैसे पिछड़ों को और दलितों और आदिवासियों को आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। आइए आपको दिखाते हैं। शादियां तो कई बार होती हैं, लेकिन आमतौर पर आप क्या देखते हैं? दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, दुल्हन के घर जाता है बारात लेकर। फतेहगढ़ में जरा उल्टा हुआ, यह जमाना आजकल जरा अलग है, इसलिए यह फुटेज आपको देखना बहुत जरूरी है। दूल्हे के बजाय दुल्हन घोड़ी पर सवार हुई, बारात लेकर दूल्हे के घर पर पहुंची। पेशे से वकील कीर्ति ने इस अंदाज में एक संदेश देने की कोशिश की है अपने आसपास की तमाम लड़कियों कि दूल्हे और दुल्हन में कोई फर्क नहीं होता। काश इस बात को आमतौर पर लोग समझ पाएं और ये समझ पाएं कि अगर आप महिलाओं को इज्जत नहीं देते हैं तो फिर आज आप शायद किसी को इज्जत नहीं दे पाएं। और ऐसे में कि जब देश में हर जगह पर, खास करके पहाड़ी इलाकों में, एक के बाद एक बर्फबारी जबरदस्त हो रही है, तो आइए आपको दिखाते हैं उत्तराखंड और उसके आसपास की जगहों की ये तस्वीरें, जहां जबरदस्त ठंड ने जिंदगी को अब बड़ा बेदम कर दिया है। कश्मीर में जमा देने वाली ठंड, बर्फबारी से बेहाल जम्मू के कई इलाके। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से जिंदगी थम सी गई है, तो हिमाचल की शिमला का भी हाल कमोबेश ऐसा ही है। बर्फबारी की ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। घाटी के कई शहरों में जोरदार बर्फबारी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क पर जमी बर्फ से आवाजाही ठप हो गई है। इससे बर्फबारी का लुत्फ उठाने श्रीनगर आए सैलानियों की मुसीबत बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल से हम 2 दिन से रह रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही मुश्किल है। बर्फ तो ऐसे तो काफी टूरिस्ट आए हुए हैं, सबको यही प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ ना बारिश, यहाँ ना पानी है और ना ही यहाँ बिजली है। श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग, पहलगाम, अनंतनाग, बनिहाल और जम्मू का पुंछ और राजौरी इलाका भी बर्फबारी से बेहाल नजर आ रहा है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है। रास्ते बंद पड़े हैं, जिसे साफ करवाने में प्रशासन को मुश्किलें आ रही हैं। इससे आवाजाही ठप है और लोग घरों में ही दुबक कर रहने को मजबूर हैं। बर्फ के बाद काफ़ी ठंड है, यहाँ पे पाइपें भी जाम है, काफ़ी दिनों से पानी नहीं आया है और लाइटें भी ठप थी कुछ दिनों से। हिमाचल की राजधानी शिमला भी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। यहाँ के बाजार, सड़कें और पहाड़ों पर बर्फ जमी है। हाड़ कपाने वाली सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी का सितम ऐसा है कि कोई भी घर से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है।
हिमाचल के शिमला के अलावा मनाली, कांगड़ा और धर्मशाला सफेद चादर में लिपटा हुआ है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के बाद पारा लगातार लुढ़क रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बर्फ की चादर से लिपटे पहाड़ी इलाकों में अभी राहत की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अभी कई दिनों तक यहाँ भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। टीम न्यूज़ नेशन।